जय हिंद। तो चलिए छठ पूजा के बाद क्लास को फिर से शुरू करते हैं और बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आएगा, ये मैनेज करके चलना होगा आपको, क्योंकि अपना दुखड़ा सुनाने से बेहतर है कि आप थोड़ा मैनेज करके चलें, है ना। क्योंकि ना माइक है ना किसी प्रकार का ब्लूटूथ है, तो थोड़ा सा ऑडियो जो आपका है क्लियर नहीं हो पाएगा। तो कम से कम समझेंगे, हालांकि मैं ऊंचा बोलूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से हमारी बातों को सुन सकें और समझ सकें, है ना। हालांकि इस बात का ख्याल रखिएगा कि भोजन किस पात्र में बन रहा है ये मायने नहीं रखता है, भोजन कैसा बन रहा है ये मायने रखता है। तो आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और जहां तहां से ले जाने से बेहतर है कि मैं किसी सेट प्रैक्टिस को जो मैं करवा रहा था पीछे से, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और 2018 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन को कराएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशनल खुद ब खुद आपको मोटिवेट मिलेगा कि हम चीजों को बना पाते हैं, हम चीजों को हल कर पाते हैं, है ना। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखा है तो आपको क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि 2011 से लेकर के 2022 तक में अभी तक का सबसे टफ एग्जाम 2018 में ही हुआ था 10th क्लास वालों के लिए, और इंटर वाले विद्यार्थियों के लिए 11 से लेकर के 22 तक में सबसे टफेस्ट एग्जाम 2017 रहा था। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। तो आपको मैं 2018 का सॉल्यूशन कराऊंगा, आप ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे जो सिलेबस में नहीं भी पढ़ने हैं वो क्वेश्चंस कैसे आ गया था, तो क्या आप उस सवाल को बना पाते या नहीं बना पाते। तो इस तमाम सवालों को हम लोग देखेंगे और कम क्वेश्चन करेंगे। मेरा शुरू से सिद्धांत रहा है कि कम करके क्वेश्चंस बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लिया 100 क्वेश्चंस हल करवा दिए, आपको 10 क्वेश्चन भी दिमाग में नहीं आया, तो वैसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। वैसे हजारों वीडियो पड़े होंगे यूट्यूब पे जो आपको सॉल्यूशन कराने में नंबर 1 होगा, है ना। सॉल्यूशन कराने से आप में कभी विकास नहीं हो सकता है, आपको थ्योरी पढ़ना होगा, तभी जाकर क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और आज देखते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन कहा गया है कि 0.32 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बहुत आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सीख लीजिए क्या है कि आपको कभी भी बदलना हो कि परिमेय संख्या में बदलिए यानी P/Q के रूप में बदलिए, तो कुछ नहीं करना आपको है, टोटल जितना रहेगा उतना लिख देंगे, ठीक है। जिस पर रेकरिंग रहेगा उसको छोड़ करके बाकी सारा लिख दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा, 0.3 मिलेगा, लेकिन 0 लिखा नहीं जाता है। दशमलव के बाद देखिएगा जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 लगाएंगे। कब? दशमलव के बाद। तो इसे हल करके देखिएगा तो आएगा 29/90, और ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो किसी ना किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में। इसी पर अगर दूसरा सवाल भी रहा तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा 1.25, ठीक है, और 5 पर रेकरिंग, इसे कैसे आप बना पाएंगे। कुछ भी नहीं करना, आपको टोटल में आपको वही घटाना है जिस पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। तो रेकरिंग 12 पर नहीं लगा हुआ है, तो 12 को क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे, और दशमलव के बाद एक अंक पर 9 है रेकरिंग है तो एक 9 देंगे, और दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है इसलिए यहां पर हम लोग क्या देंगे, 0 देंगे। क्लियर। अब यहां पर आप क्या कर पाइएगा कि 113 हो जाएगा और बटा में 90 हो जाएगा। ये कटता है तो काट लेंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आज के बाद अगर इस टॉपिक पे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे के सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा कहता है कि 2 तथा 2.5 के बीच 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। देखिए ये ऑप्शन वाले सवाल है, ये दूसरा नंबर सवाल को ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है √11, लिखा हुआ है √5, लिखा हुआ है मतलब ग में √22.5, और डी में अगर देखा जाए तो √12.5 लिखा हुआ। अब इसे आप सोल्व कैसे करेंगे,
मैंने पहले ही कहा था इतना का स्क्वायर या इतना का घन या इतना का घनमूल या वर्गमूल कोई याद नहीं रखता है, ठीक है ना। और अगर कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस दिया गया है तो किसी कारणों से दिया गया होगा, उस कारणों को पकड़िए। कहता है कि कौन सा मान इसमें जो है ना 2 और 2.5 के बीच आएगा, 2 और 2.5 के बीच आएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चंस पूछा है, कॉमन सेंस वाले। बताइए कॉमन सेंस ये लगाना है आपको कि 2 से बड़ा हो लेकिन 2.5 से छोटा हो, तब तो बीच में आएगा। तो क्या करेंगे, सबका मान याद करेंगे क्या, सबका मान निकाल करके याद करना है क्या, या सबका मान निकालना है? नहीं, एक लगभग वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं। 11 से पहले कौन ऐसी संख्या है इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, तो होगा 9, और 9 का वर्गमूल 3, यानी इसका जो आंसर आएगा 3 पॉइंट कुछ करके आएगा। बट क्या आएगा ये मालूम नहीं है, उतना हमें भी याद नहीं है। 5 का क्या आएगा, तो देखिए 2 3 5 से सब लोग याद रख लेते हैं, लेकिन वो याद रखना नहीं है आपको। हो सके यहाँ पर 90 रहेगा तो क्या कीजिएगा, शायद इससे और भी बड़ी संख्या रहेगी, तब क्या कीजिएगा, तो चीजों को समझिए। इसका जो वैल्यू आएगा 4 होता है इससे पहले वर्गमूल पूरा पूरा, यानी इसका आंसर है 2 पॉइंट कुछ समथिंग, ठीक है। ये 22 है, 22 से पहले 16 होता है जो किसी न किसी का पूरा पूरा वर्गमूल होता है, तो हो जाएगा 4 का आसपास 16 होता है, तो लिख देंगे 4 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। यहां पर ध्यान दीजिएगा तो 12 से पहले 3 आता है, यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इतना तो पहले आप पता कर लीजिए कि आपका आंसर कौन सा होने वाला है। मैंने कहा कि 2 से बड़ा हो लेकिन 2.5 से छोटा हो, ये 2 से बड़ा है नहीं होगा, ये 2 से बड़ा है नहीं होगा, ये 2 से बड़ा है नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो 2 से बड़ा भी है और 2.5 से छोटा भी है। अब आप ये मत बोलना कि इसका मान निकाल के लिखिए, इसके जगह पर कोई भी अंक हो सकते हैं। पूछा गया था एक बार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। मैंने तरीके बताए कि कैसे सोल्व कर सकते हैं, मैंने तरीका बताया है ना, कि अगर अंक अब अगले शिफ्ट में अगर आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप कर पाइएगा। देखिए सवाल नंबर 3, कहता कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला में कहता है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो क्या हमेशा अपरिमेय होगा। तो अगर हम 2 अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो परिमेय भी ना हो जाता है, यानी अपरिमेय, परिमेय परिमेय रहता है तो परिमेय होता है, लेकिन अपरिमेय अपरिमेय तो अपरिमेय होता है। जैसे √5 गुना √2 रहेगा तो √10 हो जाएगा, तो अपरिमेय होता है लेकिन हमेशा अपरिमेय होता है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि ये 0 भी होता है, और 0 कैसी संख्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। आगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, बिल्कुल सही है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। याद रखिएगा 0 को छोड़ करके यहाँ पर अशून्य मानना चाहिए, 0 नहीं लेंगे, 0 लेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, ये सही है। आइए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं क्या कहता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। 2 अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ये गलत कह रहा है ना। अगर मैं √3 प्लस √7 2 को जोड़ूं तो √3 प्लस √7, अरे अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय संख्या ही ना होता है। अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव अपरिमेय संख्या होता है, तीसरा गलत हो गया। चौथा में बोला क्या कि एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, गलत। ऐसा बोलना बिल्कुल क्या है, गलत है कि एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, बिल्कुल भिन्न को जोड़ने पर पूर्णांक तो आता ही है, यानी ये बात जो कहा गया है वो भी क्या कहा गया, गलत। आपका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 को देखिएगा। देखिए कहता है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा। कहता है यदि n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है कौन, n, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 ऐसा होता है, अनंत तक जाती है। तो कहता है कि √ अगर कर दें उसका तो क्या होगा, हमेशा प्राकृत संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, कभी परिमेय कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय होगा। देखते हैं चेक करके। यहाँ पे मान डालिए 1, यदि 1 डालेंगे 2 डालेंगे
3 डालेंगे, 4 डालेंगे और भी डाल के देख सकते हैं। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है जबकि इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसका भी वर्गमूल नहीं होता है जबकि इसका वर्गमूल होता है। तो कभी प्राकृत संख्या आ रहा है और कभी अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 5 को आप बनाएंगे। सवाल नंबर 5 को आप खुद से बनाइएगा। एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए। देखिए 5 नंबर सवाल सिर्फ और सिर्फ आपकी सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कैसे सवाल को सोचते हैं। बिल्कुल आसान सा है और ये गलती से ही दे दिया गया है, समझिए शिफ्ट में। इसके बाद कभी दोबारा पूछा नहीं गया है। और एक बार समझिएगा सभी लोग, क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा क्या होगा। ऑप्शन के साथ बोल रहा है कि 6 से विभाज्य होगा या फिर 4 से विभाज्य होगा या फिर 8 से विभाज्य होगा या फिर कोई इसे विभाज्य नहीं कर सकता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यानी जो ऑप्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन नहीं होंगे। एक बार सिर्फ समझिएगा। देखिए इसे हल करना संभव नहीं है कि कोई इसे हल करके बता सके। इसे कल्पना करके सोचा जा सकता है और आप मेरे साथ एक बार सोचने का प्रयास कीजिए, आपको ये बिल्कुल आसान सा लगेगा। सबसे ज्यादा टाइम लेगा आपसे, लेकिन अगर आप समझ करके पढ़ना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए। इसका आंसर जिंदगी भर वही रहेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। सुनिए, कहता है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या, क्या आपको पता है कि 13,986 अभाज्य संख्या निकालेंगे तो कितना होगा? आइए निकाल के दिखाते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये जा रहा है बहुत दूर तक, मतलब अनंत तक। अभी गिन के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही हुआ है अभी, जबकि आपको लिखना है 13,986। क्या संभव है कि कोई लिख पाएगा? 13,986 तक लिखने के लिए आपको कितनी बड़ी संख्या का ज्ञान होना चाहिए, ये आपको पता है क्या? नहीं ना। फिर कहता है कि उसका योग निकालिए, बताइए। अब इन सारी चीजों को जोड़ने के लिए भी कहा गया है। तो ये ऐसे सवाल सॉल्व नहीं होते हैं। इस सवाल को ना कॉन्सेप्ट से बनाया जाता है। आप मेरे साथ सोचिएगा और कल्पना करके देखिएगा क्या आपको आसान लगता है कि नहीं। आप इसमें एक चीज गौर कीजिए, केवल 2 ही एक ऐसी चीज है जो सम के रूप में है, बाकी सब के सब विषम के रूप में है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 2 को देखा जाए तो 2 एक सम अभाज्य है, बाकी सारी जितनी भी संख्याएं आएंगी सब के सब विषम होगा। तो आइए मेरे साथ समझिएगा यहां पर कि अगर मैं 2 को छोड़ दूं, 2 को पहले छोड़ देता हूं, 2 सम अभाज्य को अगर जोड़ते हैं तो 2 विषम अभाज्य को अगर जोड़ते हैं तो सम संख्या का योग आता है। मेरी बात समझ रहे हो? 3 को जोड़ेंगे तो फिर भी सम आ जाएगा, फिर 4 को जोड़ेंगे तो फिर सम आ जाएगा। यानी इतना से हम बहुत बेहतर तरीके से समझ गए हैं कि अगर जोड़ा में अगर जोड़ा जाए तो योग कितना होगा ये तो मालूम नहीं है। जैसे मैंने कहा ये 8 आया है, छोटा सा अंक था तो मैंने जोड़ करके 8 कर लिया। कितना आएगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन इतना पता चल गया है कि अगर विषम को जोड़े, हम 2 विषम को जोड़े तो एक सम मिल जाता है। चाहे कहीं से जोड़ सकते हो, आप किसी को कहीं से भी जोड़ सकते हो। 2 विषम को जोड़ रहे हैं तो हमेशा हमको एक सम आ रहा है। किसको छोड़ करके? तो 2 को छोड़ करके। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, तब मजा आने वाला है। सोचिए कि 13,986 में एक अंक हम 2 को साइड कर लिए, तो 13,986 में 2 को छोड़ने पर हमारे पास बचेगा 13,985। सही है। 2 को अगर हम गिनती ना किया जाए, ना करें, तो मेरे पास 13,900 क्या मिलेगा? 85 बार, 13,985 बार मिलेंगे अभाज्य संख्या। और हम जानते हैं कि 13,985 जो है ना,
वह एक विषम संख्या है कि सम संख्या है, यानी जोड़ा में है कि जोड़ा में नहीं है। तो आप बोलोगे कि जोड़ा में नहीं है, और हम बताए थे कि विषम बाकी सभी को जोड़ेगा ना, अगर जोड़ा में जोड़िएगा तो सम आएगा, और जोड़ा में नहीं जोड़िएगा तो क्या आएगा, विषम आएगा। यानी 13,985 अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का जब हम योग करेंगे तो याद रखिएगा कितना आएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन आएगा विषम संख्या। क्या आएगा, विषम संख्या आएगा, एकदम पक्का आएगा। क्या आएगा, एक विषम संख्या, एकदम 110% कहता हूं कि विषम आएगा। क्यों, क्योंकि 2 जोड़ते हो तो सम आता है, 3 जोड़ देते हो तो विषम आ जाता है, 4 जोड़ते हो तो सम आ जाता है, 5 जोड़ते हो तो विषम आ जाता है। अर्थात 13,984 तक जोड़िएगा तो सम आएगा, और एक अक्षर और जोड़िएगा तो विषम आएगा कि नहीं आएगा। और सिर्फ 13,986 तक का ना योग होगा विषम, अरे 13,986 तक का ही ना योग हुआ है विषम। आपको कहा है नहीं 13,986 का योग n है, तो बताइए वो कौन सी संख्या से विभाज्य है, तो वो बच न गया है, तो इसको भी ना जोड़ेंगे। यानी 2 सम संख्या है, 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है। और हम जानते हैं कि कोई भी विषम में अगर हम सम को जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो विषम संख्या ही होगा। और बताइए कि अगर कोई विषम संख्या होगा, तो ध्यान देना मेरी बात को, अगर कोई विषम संख्या होगा, कोई भी विषम संख्या होगा तो 6 से कभी नहीं कट सकता है, क्योंकि 6 से विभाज्यता का नियम होता है कि जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वही 6 से कटेगा। तो ये 6 से कभी नहीं कट सकता है। ये जो आएगा ना 13,986 का योग, पता नहीं कितना आएगा, लेकिन जो आएगा ना वो कभी 6 से नहीं कट सकता है। अब कहते हैं 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अरे विषम संख्या कभी 4 से कट सकता है, कभी जीवन में नहीं कटेगा, तो ये भी गया। 8 से कटेगा विषम संख्या, कभी नहीं कटेगा, ठीक है, तो 8 से विषम संख्या नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे। क्लियर, तो आपका बचेगा नन, इनमें से कोई नहीं। जो आपके पास ऑप्शन दिया गया था उसमें से कोई। देखिए एक स्पेशल क्वेश्चन है, एक बार और समझाऊंगा, टाइम लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार शुरू से सुनिए मेरी बात। मैंने कहा कि आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या होता है दोस्त 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 है ना, 29, 31, 37 इस तरीके से करके होता है। बट बताइए क्या 13,986 तक लिखना संभव है? नहीं, यानी बनाना संभव नहीं है। तो आप इसके बारे में कल्पना करेंगे। आइए मेरे साथ सोचने का प्रयास करते हैं। इस 2 को देखिए जरा गौर से कि सब के सब इसमें देखिएगा तो इसमें सब के सब कैसी संख्या है, तो सब का सब विषम है, सिर्फ 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। यानी हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता है, हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता है। तो इसे मैंने साइड कर लिया और साइड करके चेक किया कि 2 विषम को जोड़ते हैं, चाहे 2 कैसे ही जोड़ के देखे ना, 3 + 5, 2 को जोड़ा मैंने तो हमारे पास कितना आया, 8 आ गया। 3 + 5 तो 8 आ गया, यानी 2 को जोड़े हैं तो विषम नहीं बल्कि सम मिला है। आप इसी तरीके से कल्पना करके देखिए कि अगर मैं 3 को जोड़ूंगा तो 8, 7, 15 हो जाएगा, 15 विषम संख्या, यानी 3 को जोड़ते हैं तो हमेशा मुझे विषम मिलता है। यानी फुट को जोड़ा जाता तो विषम मिलता है, जबकि जोड़ा को जोड़ा जाता है तो सम मिलता है। तो बोलिए 13,986 में आपने किसको साइड कर लिया, एक अंक को साइड किया, 2 नहीं किया, एक अक्षर को, एक लेटर को आपने साइड कर लिया। तो आपके पास बचा कितना, 13,985। और 13,985 अभाज्य संख्याओं का योग जब निकालिएगा ना तो 13,984 तक सम आएगा जरूर। 13,984 तक को जोड़िएगा तो सम जरूर आएगा, क्योंकि जोड़ा में है। लेकिन 85 करने के लिए 1 फुट हो रहा है, तो इसके लिए आपका रिजल्ट आएगा विषम। और विषम में एक बचा हुआ है, क्योंकि आपको जोड़ना है 13,986, आपने जोड़ करके अभी तक बताया है 85, यानी 1, 2 और जो ऐड करना है। तो विषम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे तो मेरा फाइनली रिजल्ट जो आएगा वो आएगा विषम संख्या। और ये जो विषम संख्या आया है, अब क्या आया है ये तो मालूम है नहीं कि रूल लगा देंगे या अंतिम 3 अंक देख के, अंतिम 2 अंक देख के, अंकों को जोड़ करके। अब यहाँ पे कल्पना करना है, अगर कोई विषम संख्या है तो 6 से कभी नहीं कट सकता है, क्योंकि 6 से वही संख्या कटता है जो 3 से भी कटे और 2 से भी कटे। तो विषम संख्या 3 से तो कट जाएगा, क्या विषम संख्या 2 से कटेगा? तो यानी 6 से भी नहीं कटेगा, एकदम विभाज्यता का रूल होता है ये।
4 से कटने के लिए बताइए, 4 से कभी विषम संख्या कटेगा? कभी 4 से कटता है 12, 16, 20, 24, 28 ऐसी संख्याएं कटती है। 8 से कटने के लिए तो देखिएगा 8 से कटता है कि नहीं कटता है ना? 8 से कटने के लिए हमेशा सम संख्या की जरूरत होगी। अगर सम संख्या नहीं रहेगा तब तक नहीं कटेगा, यानी ये भी गया। यानी 3 ऑप्शन कट गया तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आपको मैंने कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये समय लगा उससे क्या मतलब है? जब तक सीखे नहीं तो समय लगे या ना लगे उससे क्या फर्क पड़ता है? आगे देखिए सवाल नंबर 6 को देखेंगे। ये सब सवाल पूछ दिया था 2018 में, है ना? तो 2018 में जब पूछा सवाल, सोचिए कितना तगड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। कहता है बहुपद बाई क्यू, बहुपद बाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस में रूट 3y प्लस 1/2 का अधिकतम घात क्या है? अरे भाई साहब, जिसका सबसे ज्यादा पावर होता है वही तो घात होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। अगर मैक्सिमम पावर 2 रहेगा तो 2 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4 हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है तो आंसर 3 हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ी बात क्या है? चलिए सवाल नंबर 7 को देखिएगा। 7 नंबर कहता है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है माइनस में 15। तो कहता है कि द्विघात बहुपद क्या है? अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो हम वहां पे लिखवाए थे कि द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता है, द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता है। चलिए मैं यही लिख देता हूं ना, द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता है, तभी हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। उस समय हमने बताया था, मान डालिए एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 डालिएगा, एक्स है तो एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में क्या है 15 बराबर 0। इसको हल कर लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस में 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि 0 के बराबर अगर होता है तो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो अगर मुझे लिखना होगा बहुपद तो लिखेंगे अतः बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही सवाल 2 नंबर में पूछा था एग्जाम में, तो आप अगर 2 नंबर में आ जाए तो इस तरीके से सोल्व कर दिया जाएगा, है ना? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8 को देखिएगा। देखिए सवाल नंबर 8 को, 8 नंबर का था के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के एकमात्र हल जिसमें दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर माइनस 1 है। कुछ नहीं करिए, इसमें डाल दीजिए ना मान, x का मान y का मान इसमें डाल दीजिएगा तो k का मान आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा 2kx प्लस में 7y माइनस 5 बराबर 0। मान डालिए, 2 गुना k का मान नहीं मालूम, x का मान 1 और 7 इंटू y का मान माइनस में 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 2k, यहाँ माइनस में 7 माइनस में 5 बराबर 0, 2k बराबर माइनस में 7 माइनस में 5 तो माइनस में 12 और माइनस में 12 तो हो जाएगा प्लस में 12 तो 2 6 का 12, तो आपका k का वैल्यू हो जाएगा 6। k का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 6। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में 6 मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ मान डालिए आंसर आ जाएगा। 9 नंबर सवाल, 9 नंबर का था कि यदि किसी त्रिघात बहुपद के लिए शून्यक का दिया है तो इसके 2 शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होगा? तो इसके 2 शून्यक, तो इसके 2 अन्य शून्यक का गुणनफल क्या होगा? यहां शून्यक क्या कहा गया है? कहता है कि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। ये जो है दिया गया त्रिघात बहुपद है, ठीक है, का एक शून्यक शून्य है। मतलब आप जानेंगे यहां पर कि 3 शून्यक है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा में कोई एक शून्यक शून्य है, मतलब एक 0 है, एक मान 0 है। तो कहता है इसके 2 अन्य शून्यक का गुणनफल क्या होगा? 2 अन्य शून्यक का गुणनफल क्या होगा? तो मान लीजिए कि अगर अल्फा को अगर हम 0 मान लेते हैं, किसी को एक को 0 मान लिया जाता है, तो अगला 2 इन दोनों का गुणनफल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है,
आप कुछ मत करिए, आप फार्मूला पढ़े होंगे, है ना, चूंकि दो शून्यकों के गुणनफलों का योग का सूत्र पढ़े होंगे, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर फार्मूला होता है सी बाई ए। सी बाई ए मान डालिएगा, इसमें अल्फा का मान डालेंगे 0 तो बीटा रहेगा ऐसे ही, बीटा और गामा रहेगा एक साथ प्लस गामा और अल्फा का मान 0 डालेंगे बराबर हो जाएगा सी बाई ए। तो इसका मान 0 तो 0 इंटू 0 कुछ भी 0 गया, ये बीटा गामा रहेगा और ये 0 हो जाएगा बराबर सी बाई ए। 0 को जोड़िए ना जोड़िए कोई दिक्कत नहीं, बीटा गामा बराबर सी बाई ए। आपसे 3 शून्यक दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा जिसमें एक 0 है, तब पूछा था कि शेष शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शेष शून्यक में एक 0 ही हो गया तो 2 ही ना बचा है बीटा और गामा, तो बीटा और गामा का गुणनफल क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। या आप जानते होंगे ये सूत्र होता है त्रिघात बहुपद के लिए, ये त्रिघात बहुपद के लिए दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग का सूत्र होता है। क्लियर ना? चलिए सवाल नंबर 10 देखिएगा। 10 नंबर क्या कहता है? कहता है P का मान जिसके लिए कोई मान दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से विभाज्य है, मतलब x माइनस 2 इसको क्या करता है विभाज्य कर देता है। तो पूछा कि P का मान क्या होगा। देखिए कोई भी चीज याद रखिएगा, किसी को विभाज्य कर दे या किसी का गुणज रहे या किसी का क्या कह सकते हैं संगत गुणनखंड रहे, तो आपको उसके बराबर आप 0 कर लीजिए तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, x की क्या निकल जाएगी वैल्यू। अब इसमें मान डाल दीजिएगा ना तो आपका आंसर तुरंत हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। किसका 0? तो इस 2 के मान डालने पर 0 आ जाता है, तभी तो विभाज्य हो रहा है। मान डालिए 2 का क्यूब 8, 4 इंटू 2 का स्क्वायर p इंटू 2 प्लस 8, मान डालिए 8 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, 2p हो जाएगा यहाँ पे और प्लस में 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। 8 8 16 तो 16 16 32 तो माइनस में 2p बराबर माइनस में 32, माइनस माइनस कट जाएगा 2 से कटेगा 16 बार में, तो p का मान हो जाएगा 16। p का मान क्या हो जाएगा 16। तो आप देखिए किसी आंसर में 16 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 16 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किए हैं, जो कहा है कि संगत गुणनखंड है उसको हम 0 के बराबर करके मान पुट कर दिए हैं, तो आपका आंसर हो गया है। सवाल नंबर 11 देखिए। 11 नंबर सवाल में क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 10 का कौन सा हल है निम्न में से? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शायद लगता है अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो में अगर आप जुड़े होंगे, रेगुलर अगर आप हमारे वीडियो में जुड़े होंगे तो आपको मैंने उस टाइम भी बताया था कि ऐसे सवाल बार बार रेगुलर आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो x बराबर 3, y बराबर 1, तो इसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। मान डाल के मैंने चेक करने के लिए आपको बताया था कि मान डाल के एक बार चेक कर लीजिए। यहां डालिएगा मान 2 डालेंगे 1 डालेंगे तो 2 यहां आएगा, यहां 2, 2 में 2 गया 0, यानी पहला से बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है। तो जब पहला से सेटिस्फाई हो जाए तो अगला से भी सेटिस्फाई करा लीजिए। 2 से गुना करेंगे 3 6 और 4 गुना 4 6 4 10। अरे पहला ही आंसर करेक्ट है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब पहला से दोनों में मान x और y का डालने से RHS अगर आ जाता है तो उसको आगे किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। डालिए मान 1 डालेंगे, यहाँ पे 2 डालेंगे कभी 0 नहीं आएगा, 2 डालेंगे फिर 2 डालेंगे कभी 0 नहीं आएगा, 3 डालिएगा और 1 डालिएगा कभी 0 नहीं आएगा। ये सब सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। सवाल नंबर 12 देखिएगा। 12 नंबर सवाल। 12 नंबर कहता है कि 10 पर पावर 2y बराबर 25, तो कहता है 10 पर पावर माइनस y किसके बराबर होंगे या इसके बराबर क्या होगा। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 10 पर पावर 2y बराबर 25 लिखा हुआ है, तो कहता है 10 पर पावर माइनस y किसके बराबर है। ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। बोले कि चूंकि 10 पर पावर 2y बराबर 25,
ठीक है, सिर्फ समझिएगा, बहुत फास्ट करूंगा। इसे हम 10 पर पावर 22, क्योंकि हमको लाना तो 10 पर 22 ना, अरे मुझे 10 पर पावर 22 करके ना आंसर देना है, तो मैं 10 पर पावर 22 और पावर 2 लिख सकता हूं ऐसे। कहोगे क्यों? तो बोलेंगे चूंकि हम पढ़े हैं a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। अगर पावर पे पावर रहे तो पावर अगर गुना में रहता है तो उसे इस रूप में लिखा जा सकता है। मैंने वही काम किया कि गुना में था तो इस रूप में लिखा है, गुना में था तो इस रूप में लिखा है। बाकी 25 है तो 25 को 25 भी लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, या 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब आप जानते हो कि इधर स्क्वायर में जाएगा तो रूट में जाएगा, या फिर आप इसको 25 को 25 रख सकते हो, अपना सोचने का क्षमता अलग अलग है। 10 पे पावर 22 बराबर अंडर रूट 25 जा सकता है, तो 10 पे पावर 22 बराबर यहां पर 5 आ गया। अब लाना है मुझे माइनस में, तो आपको ये भी पढ़ाया गया है कि a पे पावर -1 बराबर 1 बटा a पर पावर 1 होता है। यानी कभी भी अगर ऐसा लिखा हो तो इसे हम इस तरीके से 10 पे पावर -22 हम लिख सकते हैं, 1 बटा 10 पे पावर 22 ऊपर जाता तो प्लस में पावर हो जाता है, पता होगा आपको, बराबर 5 है। क्लियर? अब चाहेंगे तो इसको तिरछा तिरछी तुम गुना कर सकते हो, इसे चाहोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा जिनको, उनके लिए चाहोगे तो तिरछा तिरछी गुना कर सकते हो, यानी करेंगे इसको तिरछा तिरछी गुना। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूं, ठीक है। तो 10 पे पावर -y गुने 5 बराबर 1 आएगा। 10 पे पावर -y आएगा जी, 10 पर पावर -y गुना 5 बराबर यहाँ 1 आएगा। तो यहाँ पर मुझे निकालना है 10 पर पावर -y का मान, तो 1 बटा गुना 5 तो गया भागा 5, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 10 पर पावर -y किसके बराबर है, तो आप बोलिएगा 1 बटा 5 के बराबर है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा। 13 नंबर सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 13, क्वेश्चन में कहता है कि 2k -1 कॉमा k समीकरण कोई दिया है, कोई समीकरण है 10x - 9y बराबर 12 के हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि आगे वाला x का मान होता है और बाद वाला y का मान होता है, पढ़े हैं तो सिंपल है, क्या दिक्कत इसमें। आगे वाला x का मान होता है और पीछे वाला किसका मान होता है, y का मान होता है। आपसे पूछा कि k का मान क्या होगा, इट्स सिंपल, कुछ नहीं करेंगे। देखिए चूंकि 10x - 9y बराबर 12, ये जब कह रहा है कि ये वाला इस समीकरण के हल है, इसका मतलब इसमें मान डालने पर इसे सेटिस्फाई कर देता होगा। यानी 10 इंटू x का मान डालिएगा यहाँ पर, तो 2k - 1 - 9 इंटू y का मान डालिएगा तो k हो जाएगा बराबर 12। करिए 10 गुना 20 तो 20 के हो जाएगा, 20 गुना 10 गुना 1 तो 10, 9 गुना यहाँ पे 9 के हो जाएगा बराबर में यहाँ 12, तो यहाँ 20 में से 9 जाएगा तो यहाँ 19 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा, 11 के 20 में 9 जाएगा तो 11 के हो जाएगा, 12 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में 10, तो 11 के बराबर हो जाएगा 22, तो 11 दूना 22, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आपसे यही पूछा था कि k का वैल्यू क्या होगा, इसे आप नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है, मान दिया हुआ था, सीधे मान डाले हैं और आपका आंसर आपके पास है। चलिए 14 नंबर सवाल को देखेंगे। देखिए 14 नंबर सवाल बहुत मस्त क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन 2018 में आया था। देखिए कितना बैठा हुआ सवाल है सब। 7 + 4√3 x का मान दिया हुआ, तो पूछता है x और +1/x की वैल्यू क्या होगी, ये पूछता है आपसे। सोचिए ये जनरल कंपटीशन वाले क्वेश्चंस हैं, आपके 10th में पूछ दिया गया था। चलिए कोई बात नहीं, लिखेंगे चूंकि x बराबर 7 + 4√3 लिखा हुआ है, तो इसे हमें इस तरीके से सेट करना होता है कि यह a + b के होल स्क्वायर पे या a - b के होल स्क्वायर पे सेट हो जाए। तो आइए करके देखेंगे हम इसे। 7 को हम लिख सकते हैं 4 + 3, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, और 4√3, इसमें कहां कोई दिक्कत है।
इसे अब जल्दी थोड़ा फास्ट बताइएगा, 4 को हम बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इस 3 को बोल सकते हैं √3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर भी 3 होता है, और 4 और 3 7 होता है। तो कुछ नया क्या मैं कुछ नहीं किया हूं। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और √3, तब सेट हो गया फॉर्मूला पर। चेक करिए, a² + b² + 2ab, a बोले तो पहला, b बोले तो दूसरा, यानी ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब आराम से स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कीजिएगा तो आपके पास मिलेगा 2 और प्लस में √3, तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया। और जब x की वैल्यू अगर हो गई तो उम्मीद करता हूं कि इसके मान निकालने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आराम से आप निकाल सकते हो x + 1/x का मान डाल के खुद से निकालने का प्रयास कीजिए। मान डालिएगा, x का मान क्या है आपका 2 + √3 और 1/x का मान हो जाएगा 2 + √3। आप इसको देखिए, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, उधर क्या करिए आप रेशनलाइज कर लीजिए, हर का परिमेयकरण 2 + √3 गुना 2 - √3 बटा 2 - √3, इधर हर का परिमेयकरण रेशनलाइज कर लेंगे, और 9th क्लास की चीजें ये सब है। तो 3 प्लस, आपको पता होगा कि ऊपर में 1 से गुना करने पर 2 - √3 ही रह जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बार जोड़ दिया गया है, एक बार घटा दिया गया, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए बगल में यहाँ पे कर लेता हूँ सॉल्व, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरे पास बचा है 2 प्लस में √3 और प्लस यहाँ पर है 2 माइनस √3। थोड़ा सा समझदार रहेंगे ना तो बहुत चीज बच जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, और स्क्वायर से रूट खत्म 3 होता है, 4 में से 3 चला जाएगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो आपका यहाँ पर क्या है 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, √3 से √3 कैंसिल होगा तो 2 क्या आंसर हो जाएंगे, आंसर आपका 4 इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया हूं मैं, बस आपको समझाने में जो भी समय लगा हो, एक बार ऐसे सवाल को एक बार जान लेंगे तो अगले सवाल भी इसी तरीके से बनेंगे, ये एकदम 100% श्योर हो जाइए। सवाल नंबर 15 पे आते हैं हम लोग, इसको पहले जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे ध्यान से। सवाल नंबर 15, देखिए 15 नंबर सवाल कहता है x पे पावर n + 1 का एक गुणज x + 1 है, x प्लस क्या है 1 है, तो n क्या है, n निश्चित रूप से क्या होगा, एक विषम संख्या होगा, एक सम संख्या होगा, एक ऋणात्मक संख्या होगा, एक धनात्मक संख्या होगा, क्या होगा। तो अब देखिए अगर गुणज है तो पढ़े हैं चूंकि p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसका मतलब इसको इससे भाग देने पर शेषफल 0 आता है, ये पता हो गया मुझे। यानी ध्यान दीजिएगा कि ये है, ये वाला मान है x पे पावर n + 1, ठीक है, x पे पावर n + 1 बराबर g ऑफ x का मान भाग देंगे x + 1 से, और q इसके बारे में मालूम नहीं है मुझे कि ये क्या होगा, तो इसे q ऑफ x रखेंगे और प्लस ये r ऑफ x 0 होगा। ऐसा तब होता है जब कोई संख्या से कोई भाग लग जाए, है ना, तो ये गुणज है, इसका मतलब भाग लग रहा होगा, यानी x पे पावर n + 1। अब यहाँ पर सोचना है कि इसको इसमें क्या ऐसा मान डाले, यहाँ पर देखिएगा जो इसके गुणनखंड को सेटिस्फाई करे, तो बोलिएगा कि जब कोई इसको विभाज कर दिया है, इसका मतलब x + 1 बराबर 0, तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा -1 आ जाएंगे। यानी यहां पर अगर -1 रख दिया जाए x + 1 इंटू q ऑफ x, यानी यहां पर अगर यहां पर -1 रख दिया जाए तो जो रिजल्ट आपका होगा x² + 1 बराबर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो क्योंकि -1 रखेंगे अगर यहाँ पर तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और 0 गुना कुछ भी तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूछ रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, x की वैल्यू यहां से बोला x का वैल्यू -1 है, तो x पे पावर n बराबर -1 लिख सकते हैं इस तरीके से हम। तो x का जो वैल्यू है -1 पर पावर n दे दीजिए और बराबर -1 लिखिए। अब जो भी खेल होगा यहीं पर होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समझदारी है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाएंगे।
ये इसका एक गुणनखंड है, तो ये हम झूठ मूठ आपको समझाने के लिए किए हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। यहाँ पर कहता है ये इसका गुणज है, इसका मतलब x + 1 = 0 कर सकते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया -1। यहाँ पे -1 अगर डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 गुना कुछ भी करेंगे तो 0 होगा, देख सकते हैं आप 0 आ चुका है। यहाँ पर प्लस में 1 था तो मैंने माइनस में ले गया है। अब कहता है कि पावर इसके ऊपर रखना, आंसर -1 होना चाहिए। कहता है पावर इस पे क्या रखें, ये आंसर -1 हो। बताइए पावर 1 रखेंगे तो माइनस में होगा आंसर, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या पर अगर पावर जोड़ा में होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर कोई संख्या निगेटिव रहता है यानी कि ऋणात्मक संख्या पर विषम संख्या का पावर होता है तो वह संख्या हमेशा विषम देता है। ठीक है, तो जल्दी बताइएगा, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो आंसर प्लस में आ जाएगा, 4 रखेंगे तो रिजल्ट प्लस में आ जाएगा, जबकि मुझे रिजल्ट लाना है माइनस में, तो माइनस में लाने के लिए n का मान क्या रखना होगा मुझे, तो हम कहते हैं माइनस में आंसर लाने के लिए n का मान निश्चित रूप से विषम रखना होगा। अगर विषम नहीं रखेंगे तो आपका रिजल्ट कभी भी माइनस में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तब ना माइनस में आएगा 1, अगर यहाँ पर 6 रखेंगे तो माइनस 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 जोड़ा में आ जाएगा, तो रिजल्ट प्लस में ना हो जाएंगे। रिजल्ट माइनस में लाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए, तो n का मान निश्चित रूप से एक विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो आपका ये जो सेशन है 15 क्वेश्चंस का, मैंने आज 15 क्वेश्चंस बताया आपको, बिल्कुल पेशेंस बना करके समझने की जरूरत है। जल्दी जल्दी बताने से कोई फायदा नहीं, आप सीखेंगे नहीं तो पढ़ने से क्या फायदा है कि नहीं। तो क्वेश्चंस को आपने बेहतर तरीके से समझा, एक बार वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों के पास यह वीडियो पहुंच जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े हमसे, और मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूं ताकि आपको एक अच्छे लक्ष्य के पास लेके चले हम, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशनल की जरूरत होती है, और वो मोटिवेशन आपसे मुझे मिलता है जब आप कई तमाम स्टूडेंट आप हमसे जुड़ते हैं, तो एक अंदर से एनर्जी आती है कि आपके लिए और बिल्कुल जोश और जुनून में काम किया जाए, क्योंकि ये मुफ्त में आपको कर रहे हैं, है ना, ये फ्री में आपको मैं दे रहा हूं, और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि फ्री है इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत बहुत कर रहा हूं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपसे चाहता हूं वो आप कर दीजिए, हर बार बोलने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।